हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCM 11। आज हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीज़ें देखी, इसके क्वेश्चंस बनाए और आज हम लोग मोल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसे बहुत लोग मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट में ये मोल जो शब्द है, ये जो मोल है उसका मतलब क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे और कुछ फार्मूलाज देखेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर आप देख कर आए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं देख कर आए हैं तो बाद में देख लीजिएगा, पहले इसे देख लें, क्योंकि 9th क्लास में तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा ही होगा जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोल। देखो, देखो सामने में मैं आपको नोट्स बना के देता हूँ। मैं जो लिख देता हूँ उसको आप नोट्स बना लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको कहीं और से नोट्स बनाने की झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोल। A mole is the amount of the substance that contain as many particles as there are atoms present in 12 ग्राम of C12 atom। एटम में O है ना। ठीक है, मोल क्या है? एक नंबर है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब एक अमाउंट है। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे डजन होता है, डजन 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 में क्या होता है कि 12 क्या होते हैं, बनाना होता है, या 12 पीस बोल लो। ठीक है, 12 पीस को हम लोग 1 डजन बोल देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो मोल होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक नंबर है जिसको फिक्स कर दिया है और बोला है कि वो नंबर क्या है, एक मोल है। अगर हम कहीं बोले 12 तो आपको लगेगा 1 डजन है। अगर हम बोलेंगे एक मोल वाला नंबर, वो नंबर क्या मैं बताऊंगा। ठीक है, वो नंबर मैं बोलूँ तो आपको समझ जाना चाहिए वो क्या है, वो एक मोल है। ठीक है, समझे? ठीक है, तो अच्छा, ये एक तो एक अमाउंट है, ये तुमको पता चल गया। डेट कंटेन, उसमें इतने पार्टिकल्स हैं। डेट कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स, उसमें इतने पार्टिकल्स हैं जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में। C12 एटम क्या है? फिर से मेरी बात सुनो, मैं फिर से बताऊंगा। कार्बन 12 पहले तो आइसोटोप है कार्बन का, C12, और उसका 12 ग्राम, मतलब C12 एटम का हम 12 ग्राम ले लिए, और वो 12 ग्राम में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो एटम्स एक मोल कहलाएंगे। दैट्स इट, बस इतना ही, इतना ही। तो मोल क्या है? एक नंबर है। वो नंबर क्या है? तो वो नंबर उतना नंबर है जितना 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में जितने एटम्स प्रेजेंट है वही नंबर है वो मोल। आप कैसे निकालेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि उसमें कितने एटम्स हैं, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? तो उसको देखो, मैंने यहाँ डायग्राम से आपको बताने की कोशिश की है। इसमें क्या है कि एक 12 ग्राम का ले लिया मैंने C12 को, ये C12 का मैंने मान लो ले लिया 12 ग्राम। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे निकालूंगा मैं? तो पहले भी बताया हूँ मैं कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने के लिए हम लोग जो मास गिवन है उसको उसके एक एटम के मास से डिवाइड लेंगे। तुम ही सोचो कि एक मास, ठीक है, जो मास गिवन है उसको अगर हम टोटल से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है, तो क्या टोटल के मास से डिवाइड लगा देंगे तो क्या हमको नंबर ऑफ़ पार्टिकल नहीं मिल जाएगा? ठीक है, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे फार्मूला क्या लिखा था नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का, ये क्या है, एक तरह से फार्मूला हो गया। ठीक है, यही समझ लो। तो 12 ग्राम को हमने 12 यू से डिवाइड लगा दिया, और यू को ग्राम में चेंज करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि 1 यू में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। अब ग्राम से ग्राम काटा और यहाँ 12 तो बचा ही गया, 12 भी यहाँ कट गया, बचा नहीं, 12 कट गया, तो 1/, ये बचा हमारे पास। और 1/, हम लोग यू को, ये तो यू ही है ना, तो 1/u को हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग 1/u को
6.022 इंटू 10^23 बोलते थे, जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब 12 ग्राम में इतने पार्टिकल्स हैं, मतलब 1 मोल भी यही होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स है या जितने एटम है वही 1 मोल के बराबर है। तो 12 ग्राम में तो इतने पार्टिकल्स हैं, तो इतना पार्टिकल्स है तो 1 मोल भी इसी को बोलेंगे। मतलब 12 ग्राम में कितने मोल है? 1 मोल है भाई। 12 ग्राम में जो एटम की संख्या है वो कितनी है? तो 1 मोल है। समझे? समझे? तो यहाँ पर ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला हमने ला दिया। क्या ला दिया? कि नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल है उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड लगा दो। नहीं समझ में आया सर एकदम नहीं। तुम मान लो एक कोई दूसरा एटम लेते हैं, उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल आता है वो 20 Na के बराबर आता है। मतलब 20 Na जो है ना, उसमें क्या है, पार्टिकल्स हैं, तो 1 Na से डिवाइड लगा तो उतना मोल हो जाएगा। Na से Na कटेगा, 20 मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, या Na भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला आ गया मोल इंटू Na। जितना मोल है उसको Na से डिवाइड लगा दो। ठीक है, क्योंकि यहीं देखो ना, इसको इधर करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ हमें नोट करना पड़ेगा कि कब कब हम लोग बोलेंगे कि मोल है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टाइल बहुत अलग अलग होता है। क्वेश्चन में कैसे दे दिया और तुमको लगा कि वो मोल है, लेकिन वो मोल होगा नहीं। कभी तुमको लगेगा ही नहीं वो मोल है, लेकिन वो मोल हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का पैटर्न मैं एक तरह से बता रहा हूँ। देखो, ये जब भी क्वेश्चन में ग्राम एटम लिखा हुआ यानी वो 1 मोल की बात कर रहा है। जब भी ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है वो 1 मोल की बात कर रहा है, और ग्राम आयन भी 1 मोल की बात कर रहा है। अगर इसके बीच में कुछ और लिखा गया तो क्या हो जाएगा? वो मोल की बात नहीं कर रहा है, वो मोल की बात नहीं कर रहा है। जैसे जैसे आइए हम आपको दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल में देखो मैंने क्या लिखा है कि 20 ग्राम ऑक्सीजन एटम और 20 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में अंतर है। क्योंकि 20 ग्राम ऑक्सीजन एटम लिख दिया तो ऑक्सीजन एटम का 20 ग्राम हो गया, मतलब ये 1 मोल के बराबर नहीं है भाई। लेकिन ये 1 मोल के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ग्राम एटम लिखा है, और ग्राम एटम मैंने बताया था जहाँ भी लिखा हो वो मोल होता है। उसके बीच में देखो कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे बीच में लिख दिया, यहाँ पे बीच में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, यानी कि ये 1 मोल हो जाएगा, ये 1 मोल नहीं होगा, ये 20 ही ग्राम रहेगा। समझे? अच्छा, इसी से रिलेटेड आपने पढ़ा था ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको मोलर मास भी बोलते थे, जिसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते थे। वो क्या है वो भी मैंने आपको पहले बता रखा है, उसको भी चाहिए रीकैप कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, ग्राम एटॉमिक मास हम लोग एक बार रीकैप कर लेते हैं। पहले तो हमने पढ़ा ही था, जो बच्चे नहीं पढ़े थे वो देख ले इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने अगर पूछा कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मास बताओ। ठीक है, 1 एटम, 1 एक एटम की बात हो रही है, तो डायरेक्ट आप लोग लिखोगे 16U। ग्राम में चेंज करना हो तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। लेकिन मान लो मैंने पूछ लिया मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या बताएंगे? तुम तो एक एटम का निकाले, तुम तो ये एक एटम का निकाले। मैंने तुमसे ग्राम एटम का पूछा। ग्राम एटम मतलब 1 मोल। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि ग्राम एटम का मतलब 1 मोल।
यहाँ पे तो बस एक ही एटम का निकाले हैं। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। एक एटम का निकल चुका है, हमको निकालना है Na एटम्स का, तो क्या हम Na से मल्टीप्लाई कर दें? अरे बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो निकाल लो ना, निकाल लो। अब तो बहुत इजी है, अब तो बहुत इजी हो गया है। Na को क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने बैठोगे माथा खराब हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए हम यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 आता है, और ग्राम तो यहाँ है ही, तो 16 ग्राम्स। 1 क्यों आएगा? देखो देखो, 1 इसलिए आता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1/1.66 इंटू 10 पावर-24 को हम लोग क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na इंटू, इसको तो u लिखते हैं, u। तो Na और u को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया था? ये u था, ये Na था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो 16 ग्राम हो जाएगा। मतलब अगर हम एक एटम लेते हैं ऑक्सीजन का तो उसका मास आएगा 1 u। अगर हम एक मोल एटम का मास करते हैं तो उसका आएगा 16 ग्राम। सॉरी, इसका 16 u आएगा, 1 u, सॉरी गलती में बोल दिया। अब क्या होता है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कभी कभी यू लिख देता था, कभी कभी ग्राम लिख देता है। तो उसमें अब गड़बड़ नहीं करना है। मैंने क्या बताया आपको कि अगर एक एटम की बात हो रही है तो यू, एक मोल एटम्स की बात हो रही है तो ग्राम। बात खत्म, बात खत्म। बस यही याद रखना है हम लोग को। ठीक है, आगे हम लोग और कुछ फॉर्मूलेस पे देखते हैं। हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलास हैं। देखो, सैंपल का वेट और एक सैंपल के वेट को डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। अरे बोलो, एक सैंपल का वेट और सॉरी, सैंपल जितना दिया हुआ है उसका वेट और एक सैंपल का वेट को डिवाइड लगा दो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अरे बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। इसका फील देखो, एक सैंपल का वेट है, सोचो सोचो सोचो, एक टॉफ़ी का वेट है 5 ग्राम। एक टॉफ़ी का वेट है, सॉरी एक टॉफ़ी बोल रहा है, मैंने बहुत सारी टॉफ़ी खरीदी, उसका वेट है 5 ग्राम। ठीक है, और एक टॉफ़ी का वेट है मान लो 1 ग्राम। उसको डिवाइड लगा तो कितने टॉफ़ी आ जाएंगे? 5 टॉफ़ी आएंगे कि नहीं? तो कितना है? पार्टिकल्स का ही तो नंबर आया, पार्टिकल्स का ही तो नंबर आया। ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सब तो बेसिक फार्मूला, ये सब तो अपने कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक सैंपल का ही वेट है लेकिन हम एक मोल सैंपल के वेट से क्या कर दी? डिवाइड लगा दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। हाँ, ये याद रखना, यहाँ पे जो सैंपल है ये यू वाला है, मतलब यहाँ पे हम लोग मास लेंगे एक एटम का, लेकिन यहाँ पे मास लेंगे एक मोल एटम्स का, यानी हम लोग यहाँ ग्राम में मास करेंगे, यहाँ पे हम लोग यू में मास करेंगे। इसीलिए तो देखो ना, ठीक है, यू में मास करेंगे, यहाँ भी यू में रहेगा, यू यू कट जाएगा, डायरेक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने ये यू में लिया, ये ग्राम में लिया, तो कन्वर्ट करके तो ये एन में ही ना आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ही तो बताएगा। अरे नहीं समझे क्या? फिर से देखो, फिर से देखो, ये हम लोग यू में लेंगे, यूनिफाइड मास, यू एम यू वाला, ठीक है, और यहाँ पे भी यू में लेंगे तो यू यू कट जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग यू में लेंगे और यहाँ ग्राम में लेंगे, और हम लोग को पता है नीचे ग्राम आता है तो ऊपर जाके वो एन बन जाता है, और एन मोल ही को तो बताता है, एन मोल ही को तो बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये दो फार्मूला इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैंने अभी पिछले पेज में बताया कि नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाना है तो क्या करेंगे? अरे बोलो ना, क्या करेंगे? एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स पे जाना है तो एन से डिवाइड लगा देंगे। देखो, ये 2 4 5 बेसिक फार्मूलाज हैं, इसको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए लोगों को। उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि फाइंड आउट टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन 1120 ग्राम सैंपल। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, टोटल मॉलिक्यूल्स निकाले। चलो, मोल भी मैंने दे दिया कि मोल भी निकालो, कितने मोल्स होंगे इसमें।
ठीक है, कितने मोल्स होंगे वो भी निकालो, और कितने पार्टिकल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है इसमें CaO के, वो भी निकालो। ठीक है, वो भी निकालो। चलो चलो हम लोग देखते हैं, इसी बहाने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, तो चलो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग को क्या दिया हुआ था, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ था और 1120 ग्राम दे रखा था। उसका जो मास था, जो गिवन मास था, हम लोग लिख लेते हैं 1120 ग्राम लिखा हुआ था। ठीक है, और हम लोग को कंपाउंड दिया था कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तरह से वो पार्टिकल्स ही तो है, तो वो लगाएंगे वेट ऑफ मतलब गिवन सैंपल या गिवन जो वेट दिया हुआ है उसको 1 से डिवाइड लगा देंगे, आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन है उसको, ठीक है, डिवाइड लगाएंगे 1 से। 1 कैसे निकालेंगे, इसका हो जाए 40, इसका होता है 16, तो 40 और 16 आ गया 56। तो 56 ग्राम, सॉरी 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 सॉरी, हाँ तो देखो कोई गलती नहीं हुई है, मैंने ही गलती से गलती बोल दिया था। चलो चलो देखो, क्या है कि नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो गिवन मास है और एक का मास है जो यू में आएगा। ठीक है, अब ये देखो ग्राम पर यू, ये तो एन में आ जाएगा, मतलब ये तो मोल्स आ जाएगा। नहीं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लो उतने ही मोल्स मॉलिक्यूल होंगे, मतलब मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तभी तो आएगा ऐसा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब नहीं समझे, मतलब जैसे देखो देखो मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये कर दिया, अरे ये क्यों किया, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे हमने ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से ये 20 बार में कटा, ग्राम से ग्राम कटा, तो 20 क्या आएगा, अब ये ऊपर आएगा तो Na, मतलब 20 Na इसमें जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है। ठीक है, 20 Na। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में हमें, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हमें तो पता ही है कि टोटल 20 Na है, हम लोग एक Na से कर देंगे, Na कट गया, 20 मोल आ गया। तो मोल निकालने का तो मैंने बताया था कि जितना पार्टिकल्स है उसको डिवाइड लगा दो एक Na से, एवोगैड्रो नंबर से, तो 20 मोल आ गया। और उसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो 20 मोल के, यानी 20 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो यही है इसमें फंडा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक बहुत अच्छा सा ये है जो सारे टीचर्स ही आपको बताएंगे, ठीक है, मैं भी बताता हूँ, कि अगर पार्टिकल्स का वेट ग्राम में दिया हुआ है, अगर तुमको इसको मोल में चेंज करना है तो मोलर मास से डिवाइड लगा दो। किससे लगाओगे, मोलर मास से। मोलर मास मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। ठीक है, एक मोल का मास को हम लोग मोलर मास बोलते हैं, जिसको हम लोग ग्राम पर मोल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर देख लो, अगर हम लोग नाइट्रोजन का, ये कटा हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन का अगर हम लोग निकाले मोलर मास तो कितना होता है इसका, 7 इधर, ये 7 या 14, तो इसका 14 क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। अगर हम लोग एक मोल का मास पूछते तो 14 ग्राम्स बस हो जाता। और ऐसे एक मोल का मास तो मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर में। ठीक है, तो मोलर मास सही होता है। तो अगर आप ग्राम, वेट ऑफ पार्टिकल ग्राम में दिया हुआ है, उसको मोल में ले जाना है, मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल में आ जाएगा। कैसे, मान लो हमको 14 ग्राम ही नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो उसको मोलर मास से डिवाइड लगा दो, लो आ गया मोल में। यहाँ से 1 मोल ऊपर जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, समझे। आप लोग को दिख नहीं रहा था, यहाँ देखो देखो, 14 ग्राम को 14 ग्राम पर मोल को मैंने डिवाइड लगा दिया, और यहाँ से 1 मोल आ गया, जी कट गया, मोल ऊपर चला गया। ठीक है,
तो ऐसे अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल बताना तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी मैंने आपको बताया। अगर इसको यहाँ से जाना तो इसको डिवाइड लगा दो एवोगैड्रो नंबर से, और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल जाना तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चार्ट बहुत हेल्पफुल करता है आप लोगों को जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। ठीक है, चलो तो चलो हम लोग आ गए हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, पहले तो देखो आइडियल गैस हम लेते हैं। देखो ये जो जे मेंस के सिलेबस से हट गया, लेकिन जे एडवांस के सिलेबस में है ये, ठीक है ना। तो मैं पढ़ा दिया आप लोगों को। तो देखो ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस में क्या बोलते हैं कि गैसेस का कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्ट विथ ईच अदर, गैसेस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो ऐसा तो होता नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग आइडियल गैस बोल दिए। अब इस आइडियल गैस पे कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा, कुछ वॉल्यूम होगा इसका, ठीक है। वॉल्यूम तो बहुत कम ही होगा, ठीक है। टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे एक आइडियल गैस इक्वेशन निकला। उस आइडियल गैस, वो आइडियल गैस का इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी से होता है प्रेशर, बी से होता है वॉल्यूम, एन से होता है नंबर ऑफ मोल्स, आर से होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अभी क्या है आगे मैं बताऊंगा, और टी से टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अब ये आर नंबर ऑफ मोल्स पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, प्रेशर, ये आर क्या है, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसके 3 वैल्यू होते हैं। पहला तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, दूसरा है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और फिर तीसरा है 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तीनों में पर केल्विन और पर मोल कॉमन है, बस बदल रहा है तो एटीएम लीटर, एटीएम जूल और कैलोरी। तो ये थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि ज़्यादा यूज इसी का होता है, ठीक है, लेकिन याद तीनों कर लीजिएगा ताकि हम लोग कन्वर्ट भी किसी में अगर कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो अच्छा अगले वीडियो में जो है ना, मैं इसका पूरा एप्लीकेशंस बताऊंगा, पूरा एसटीपी में कैसे इसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एसटीपी कंडीशन, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ओके, अब हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं कि आइडियल गैस का अगर डेंसिटी मालूम करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमको पता है। अच्छा, एन का मतलब वेट ऑफ वन सैंपल बाय मोलर मास, अभी मैंने बताया था। मैंने वो चार्ट में क्या बताया था कि एक सैंपल को मोलर मास से डिवाइड लगा दो, आ जाएगा तुमका नंबर ऑफ मोल, ठीक है। और यहाँ पे आर टी, तो एन का वैल्यू ये हो गया। अब हम इसको गिवन मास लिख दिए, उतना क्या लिखे, गिवन मास मैंने लिख दिया, ठीक है। अब वॉल्यूम जो यहाँ पे वी था वो यहाँ पे मैंने ले आया, और आर टी बाई एम एम ऐसे कर दिया। और हमें पता है क्लास 9th में हमने पढ़ा था मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, और आर टी बाई एम एम। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो डेंसिटी का वैल्यू आ गया पी एम बाई आर टी। एम क्या है, मोलर मास है, पी है प्रेशर, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो कि मैंने ऊपर बता दिया, टी है टेम्परेचर। और यही जो है ना आइडियल गैस का डेंसिटी होता है, यही क्या होता है आइडियल गैस का डेंसिटी। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके पूरे एप्लीकेशंस बताऊंगा, अभी बस इंट्रो दे दिया हूँ, ठीक है। और ऐसी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।